टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। फिलहाल FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला है, पर पाकिस्तान को FATF द्वारा निर्धारित 27 पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए फरवरी 2021 तक का समय दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री FATF की ब्लैक लिस्ट में ना जाने से इस तरह खुश हैं कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने फिर से वर्ल्ड कप जीत लिया। वो इसे भारत की हार मान रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने हमेशा की तरह इसका ब्लेम भारत पे डाल दिया। उनका कहना है कि भारत ने FATF में साजिश की है, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन का फायदा उठाया है और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाकिस्तान किन कारणों की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में है, और साथ में जानेंगे कि क्या इसमें भारत की कोई साजिश है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूं, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरी वीडियोस को खूब शेयर करिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्या है FATF? FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना G7 देशों की पहल पर 1989 में की गई थी। संस्था का मुख्यालय पेरिस में है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाना है। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद 2001 में टेरर फंडिंग को रोकने का उद्देश्य भी इसमें शामिल कर लिया गया था। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे फाइनेंशियल मामलों में दखल देते हुए तमाम देशों के लिए गाइडलाइन तय करती है, और ये तय करती है कि फाइनेंशियल क्राइम को बढ़ावा देने वाले देशों पर लगाम कसी जा सके। FATF की दो लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। आजकल पाकिस्तान में एक और लिस्ट चल रही है, व्हाइट लिस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी लिस्ट FATF में नहीं होती है। ये पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए प्रैंक किया। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए साल 2000 में FATF ने ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट को बनाना स्टार्ट किया। FATF की इन दोनों लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जहां टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बहुत ज्यादा होता है। इन देशों को टैक्स चोरी का स्वर्ग, सेफ टैक्स हेवन भी करार दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामलों का शिकार होने लगते हैं। ये एक तरह से चेतावनी होती है कि समय रहते इनको काबू करे और फाइनेंशियल गड़बड़ियों को रोकने के लिए कदम उठाए। अगर ये देश ग्रे लिस्ट में आने के बाद भी सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो इन पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा बढ़ता है। जहां ग्रे लिस्ट में शामिल देश FATF के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक होते हैं, तो वहीं ब्लैक लिस्ट में वैसे देश शामिल होते हैं जो ये साबित करने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि उन पर लगे इल्जाम बेबुनियाद है। वो इन आरोपों से बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं करते। अभी ब्लैक लिस्ट में दो देश हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में गया है। 2012 में भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। उस समय पाकिस्तान को भारत की याद नहीं आती थी, पर जब पाकिस्तान 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में वापस से गया, तब से पाकिस्तान इसका ब्लेम भारत को दे रहा है। पाकिस्तान अपने देश में टेरर फाइनेंसिंग को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, उल्टा इसका ब्लेम भारत पे डाल रहा है। ऊपर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इंटरव्यू में बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में चला गया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। भारत यही चाहता है, भारत हमें तबाह करना चाहता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है। अगर आपके घर के हालात ठीक नहीं है तो आप घर वालों को डराओगे और उसका ब्लेम पड़ोसियों को दोगे, या फिर आप हालात को ठीक करने की कोशिश करोगे। मुझे पहले ये उम्मीद थी कि शायद भारत और पाकिस्तान के रिलेशन इमरान खान के आने के बाद से ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भारत को ब्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय जो पॉलिटिकल ब्लंडर चल रहा है उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान भारत को मान रहा है। मतलब ex-PM नवाज शरीफ ने कुछ बोल दिया तो उसे बैन कर दिया और बोल दिया कि इसमें भारत की साजिश है। ये चीज तो भारत में ना जाने कितने पॉलिटिशियन ने ना जाने कितनी बार की है। करंट गवर्नमेंट को ना जाने क्या क्या बोला है। तो ऐसे में तो भारत सरकार को सबको बैन कर देना चाहिए। अरे मैं भूल गया, पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है और भारत डेमोक्रेटिक देश है। पर इससे एक चीज तो साफ समझ में आती है कि इमरान खान अभी तक एक फेल्ड प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, और अपनी फेलियर को छुपाने के लिए वो भारत पे ब्लेम डाल रहे हैं। पाकिस्तान को जब 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तब उसे 27 पैरामीटर बताए गए थे और कहा गया था कि पाकिस्तान को इन 27 पैरामीटर में काम करना है, तभी वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाएगा। पर 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और पाकिस्तान ने 27 पैरामीटर में से सिर्फ 21 पैरामीटर में काम किया है। अभी भी 6 पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान फेल साबित हुआ है। उसी के चलते पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब जानते हैं कि वो कौन से 6 पैरामीटर है जिसमें पाकिस्तान पिछले 2 सालों में पूरा नहीं कर पाया।
एफएटीएफ ने कहा है कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन लिस्ट में 1267 टेररिस्ट का नाम है। उसमें से 130 टेररिस्ट पाकिस्तानी है और पाकिस्तान ने उसमें से सिर्फ 19 के बारे में डिटेल दी है। बाकियों के बारे में पाकिस्तान ने कोई डिटेल नहीं बताई है। उसके अलावा एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया। एफएटीएफ ने कहा है कि यूएनएससी ने जिन टेररिस्ट ग्रुप जैसे कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा को बैन किया है, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। एफएटीएफ ने कहा है कि यूएनएससी के द्वारा बैन किए गए टेररिस्ट जैसे कि हाफिज सईद, जाकिरुर रहमान लखवी, मसूद अजहर में से सिर्फ हाफिज सईद पे एक्शन लिया गया है, बाकी के दोनों पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान में माइनिंग प्रोडक्ट्स और प्रीशियस स्टोन की स्मगलिंग हो रही है, साथ में नारकोटिक्स की भी स्मगलिंग हो रही है। इस पे भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान की सरकार ने ये किया है कि जब पाकिस्तान जून 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गया था, तब उसने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत शेड्यूल 4 की लिस्ट बनाई थी, जिसमें पाकिस्तान ने खुद 7600 टेररिस्ट का नाम दिया था और कहा था कि इन नामों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। पर सितंबर 2020 में पाकिस्तान ने उस लिस्ट में से 4000 नाम को ही गायब कर दिया। तो एफएटीएफ इसका भी जवाब मांग रही है और बोल रही है कि 4000 नाम कहां गए। तो इन सब कारणों की वजह से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। इन सब के अलावा जब एफएटीएफ की मीटिंग हो रही थी, तब 39 मेंबर्स में से सिर्फ टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, बाकी के 38 मेंबर्स ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार एफएटीएफ में चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। यहां तक कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से सपोर्ट मांग रहा था, पर वहां पे भी पाकिस्तान फेल साबित हुआ। टर्की ने पाकिस्तान का साइड लेते हुए एफएटीएफ की मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, उसके लिए पाकिस्तान को कंसीडर करना चाहिए और एफएटीएफ को एक टीम पाकिस्तान भेजनी चाहिए और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। तो इसके जवाब में एफएटीएफ ने टर्की को कहा है कि एफएटीएफ टीम तब भेजेगी जब पाकिस्तान पूरे 27 पैरामीटर्स को कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद एफएटीएफ डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए एफएटीएफ के 39 मेंबर्स में से कम 12 मेंबर्स के समर्थन की जरूरत है और पाकिस्तान 12 मेंबर्स तक को जुटा नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के समर्थन में इस समय चाइना, टर्की और मलेशिया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 9 मेंबर्स की और जरूरत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये तीनों मेंबर चाइना, टर्की, मलेशिया के चलते पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा हुआ है। अगर इन तीनों में से कोई एक मेंबर भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता है, तो पाकिस्तान नेक्स्ट मीटिंग में एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। अब इस सिचुएशन को देख के पाकिस्तान कह रहा है कि यहाँ पे भारत अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन का फायदा उठा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान को बचे 9 मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है। चलो मान लेते हैं कि भारत अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन का फायदा उठा रहा है, पर अगर पाकिस्तान एफएटीएफ के 27 पैरामीटर्स को पूरा कर लेता है तो वो अपने आप ही ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अपनी गलतियां, अपने ब्लंडर्स थोड़ी ना मानेगा, उसे तो सिर्फ ब्लेम करना है। जब किसी देश को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो उसके सामने कुछ चुनौतियां पेश आती हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल हेल्प या लोन मिलना मुश्किल हो जाता है और अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देता है तो वो अपनी शर्तों पे देता है और ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी बढ़ा देता है। साथ में दूसरे देशों से आर्थिक सहयोग, कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में मुश्किल पैदा होने लगती है। इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल बहिष्कार तक की नौबत आ जाती है और ये सब अब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पहले से ही कंगाली के हाल में जी रहे पाकिस्तान की हालत और खराब हो रही है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है। चाइना को छोड़ के कोई भी दूसरा देश पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है और चाइना जो लोन दे रहा है वो किन शर्तों पे दे रहा है वो पाकिस्तान के लोगों को आगे पता चलेगा। चाइना वैसे भी अपने डेट ट्रैप के चलते बदनाम है। बहुत से देशों को चाइना ने ऐसे ही फंसाया है। इसके चलते पाकिस्तान का ट्रेड बढ़ने की जगह गिर रहा है। कोई भी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो इसके चलते पाकिस्तान में एफडीआई ना के बराबर आ रहा है और इन सब के चलते पाकिस्तान की जीडीपी 90% कर्ज में डूब गई है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है। फॉरेन रिजर्व सिर्फ $12 बिलियन बचा है। पर इस बात पे पाकिस्तानी कहेंगे कि भारत के हालात भी अच्छे नहीं है, तो ये बात भी सही है। इस समय भारत के हालात अच्छे नहीं है, पर भारत वापस से बाउंस बैक करेगा और ये बात सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी मानना है।
पर पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि पाकिस्तान ने कोरोना के बाद के अपनी जीडीपी के फिगर किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को नहीं दिए, जिसके चलते अभी आईएमएफ ने दुनिया भर के देशों के जीडीपी के फिगर दिए थे, पर उन देशों में पाकिस्तान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ को जीडीपी के फिगर नहीं दिए, जिससे वो पाकिस्तान की जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पाया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेटीएम और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं से ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।